Thank you very much for joining me on Times Now and Times Now नवभारत। पृथ्वीराज चव्हाण जी, क्या कहूं मैं आपसे, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव इतना दिलचस्प हो सकता था, लेकिन अंत में जो अब नजारा दिख रहा है, ऐसा लगता है फिक्स्ड मैच ये शुरू से ही था। खड़गे जी अगर कांग्रेस पार्टी के टॉप फैमिली, गांधी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो और क्या है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस का चुनाव 22 साल के बाद पहली बार हो रहा है और कांग्रेस का चुनाव कोई मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। तो आपकी शायद निराशा हुई होगी, कोई खून नहीं बहा, कोई कुर्सियां नहीं टूटी। लेकिन देखिए, आप समझिए कि 22 साल के बाद ये घटना घट रही है। पहली बार कांग्रेस को एक फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलेगा और चुनाव के माध्यम से मिलेगा। क्या 22 साल में आपने कभी देखा है कांग्रेस पार्टी में वोट डालकर चुनाव हुआ है और कांग्रेस का चयन हुआ है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आपके लिए शायद एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती की तरफ अग्रसर हो रही है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चव्हाण साहब, मीडिया को कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, ना आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग खून बहाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन आप G23 के खुद सदस्य रहे हैं। चेंज की मांग आपने की थी। आपने कहा था कि बदलाव इस कदर आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो। अब ये चेंज कौन सा चेंज है जहां 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और कुछ नया इस तरह से मोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को कि शायद उसका फ्यूचर कुछ बदले? देखिए नाविका जी, आप कुछ शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। जब अगस्त 2020 में हमने खत लिखा था, इसका कारण ये था कि राहुल जी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया था और 1 साल से एक अंतरिम व्यवस्था चल रही थी। उस समय हमने सोनिया जी से मिलने की गुजारिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। महीने भर रुकने के बाद हमने एक गोपनीय पत्र लिखा था। ये आप ध्यान से सुनिए कि इट वॉज अ कॉन्फिडेंशियल लेटर, और 23 लोगों ने लिखा था जो सीनियर लोग थे। बाकी हमने कहा कि भी आप रहने दीजिए, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर वर्किंग कमेटी मेंबर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लिखेंगे। लेकिन लेटर लिखने के बाद वो अचानक प्रकट हो गया, किसी ने उसको लीक कर दिया। अगर हमें लीक करना होता तो हम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ही लेटर आप सबके सामने प्रस्तुत करते। लेकिन उसके बाद वर्किंग कमेटी हुई, कुछ लोगों ने कहा ये तो बगावत है, इस तरह से कैसे आप लेटर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन सोनिया जी समझ गई कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कुछ दिन के बाद, 3-4 महीने के बाद हमें सबको बुलाया। 19 लोगों की एक बैठक, प्रदीर्घ बैठक हुई, 5 घंटे 10 जनपद में हमारी बैठक हुई। कोविड तो था ही, तो दूर दूर बैठ के हमने बात की। हमारे दिल में जो भी कुछ विचार थे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमने सब अपने विचार रखे। हमें रखने का पूरा मौका मिला 5 घंटे तक। और उस मीटिंग के पश्चात सोनिया जी ने स्वीकार किया है कि हम तुरंत एक शिविर करेंगे और कांग्रेस पार्टी के चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव के द्वारा उसका चयन होगा। लेकिन फिर भी उस सारी प्रक्रिया में 2021 निकल गया और 2022 में वो प्रक्रिया फिर आगे चली। उदयपुर का शिविर हुआ और तुरंत कुछ देर बाद उन्होंने ब्लॉक लेवल से, जो हमारी चुनावी प्रक्रिया हमेशा रहती है, वहाँ से वो प्रक्रिया शुरू हुई। और कुछ देर के बाद जब चुनावी प्रक्रिया ब्लॉक की खत्म हो गई, तब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कर दी गई, कार्यक्रम घोषित हुआ। उसी समय तुरंत हमने सोनिया गांधी का, कांग्रेस अध्यक्षा का धन्यवाद व्यक्त किया था कि हमारी जो सिर्फ 2 मांगे थी, फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट और इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट, आपने मान ली है। बाकी सब ये रिफॉर्म्स वगैरह की बात, ये आपकी बात है। हमारा लेटर अभी भी पढ़िए, उसमें यही 2 बातें कही हैं जो स्वीकार हुई थी, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये चुनाव 22 साल के बाद हो रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण जी, अब आप पूरा जो घटनाक्रम है उसको देखिए। लुक एट द टर्न ऑफ इवेंट्स।
अशोक गहलोत जी का नाम सामने आता है, वो अपना अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भी लेते हैं और फिर एक तमाशा होता है राजस्थान में। राजस्थान के तमाशे में पूरे कांग्रेस के हाई कमांड को जिस तरह से नीचा दिखाया जाता है वो एक बात। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी ये सब करने के बाद दिल्ली आते हैं, उनके हाथ में एक पत्र होता है कि एसपी यानी कि सचिन पायलट, मतलब सबको समझ आ रहा है एसपी पार्टी छोड़ देंगे। वो तो पार्टी पहले भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको उम्मीद किसने दिलाई थी? हाईकमांड ने दिलाई थी। फिर आते हैं अशोक गहलोत यहाँ और कहते हैं मैं आहत हूं, जिस तरह से चीजें हुई माफी मांगता हूं, और फिर वो वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। और यहां पर जो कांग्रेस अध्यक्षता का है, कभी दिग्विजय सिंह जी आते हैं, फिर वो एक फिक्स्ड फ्रेंडली मैच होता है, फिर खड़गे जी आते हैं। ये चल क्या रहा है? ये सिलेक्शन है या इलेक्शन है या फ्रेंडली फाइट है या बस सिर्फ कांग्रेस के अंदर का कंफ्यूजन है जो पूरा देश देख रहा है? देखिए, ये फ्रेंडली फाइट पिछले 22 साल से नहीं हो सका था। ये फ्रेंडली फाइट हो रहा है। पहले आपने राजस्थान की घटनाओं का उल्लेख किया। एक तो मेरा राजस्थान की घटनाओं से कोई वैसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी कोई राज्य के नेतृत्व में बदलाव की बात होती है तो हमारी टाइम ऑनर्ड पद्धति है कि कांग्रेस अध्यक्ष वहाँ के जनरल सेक्रेटरी और एक आध सीनियर आदमी को भेजती है। उन्होंने लोकल लीडरशिप से बात करके कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई, लोग जयपुर चले गए, लेकिन राजस्थान के विधायक उन लोगों से मिलकर अपनी बात, साफ बात रखने की बजाय उन्होंने मीटिंग में आने से मना कर दिया, जो एक इनडिसिप्लिन की बात थी, जिसके चलते अशोक गहलोत जी ने सोनिया जी से मिलकर एक माफ़ी मांगने की बात की। क्योंकि क्या है कि एज ए लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी उनकी जिम्मेदारी थी कि लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हो और मीटिंग में जो अपेक्षा थी कि लोग अपने अकेले अकेले मिलकर बताएं कि वो क्या चाहते हैं, वो नहीं हो सका। इसलिए स्वाभाविक तौर से अशोक जी आए और उन्होंने अपना नामांकन, अपना पर्चा वापस लिया और कुछ घटनाएं घटी। अब यह दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस में जैसे ही चुनाव घोषित हुए एक जीवंत प्रक्रिया शुरू हुई। मुकुल वासनिक जी का नाम आया, उन्हें भी समर्थन था, अशोक जी को भी हम समर्थन सब दे रहे थे, हमारी भी आपसी बैठकें हो रही थी, हम चर्चा कर रहे थे क्या करना चाहिए। फिर दिग्विजय सिंह जी का नाम आया। इसका मतलब कांग्रेस में एक बार फिर जान आ गई, जैसे कि कई सारे लोग तैयार हो गए। शशि थरूर जी आए, हम कुछ लोगों से मिले और वो भी उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो एक हेल्दी प्रैक्टिस है, इसमें कौन सी गलत बात है? क्या भाजपा में आपने कभी देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी आए कोई ऐसी कोई प्रक्रिया हुई है जिसको आप चाहे तो शैम प्रक्रिया कही है, चाहे तो फर्जी प्रक्रिया कही है, लेकिन चुनाव तो हो रहा है। अब चुनाव में कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन भर सकता है, किसी के हाथ किसी ने पकड़े नहीं है, किसी ने मना नहीं किया कि आप मत करिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी, अशोक गहलोत के विधायक जो हैं, जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा था, आप चाहते हैं कि दुनिया मान ले कि उसमें अशोक गहलोत जी का हाथ नहीं था, या उनकी मर्जी से नहीं हो रहा था, या वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? तो यानी कि वो पहले भी कभी अध्यक्ष बनने नहीं आना चाहते थे और अब ये तमाशा करने के बाद उन्होंने इंश्योर कर लिया कि अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ कुछ सुधरना नहीं है, मैं वहां राजस्थान का मुख्यमंत्री ही ठीक हूं। क्या ये मैसेज नहीं गया? नविका जी, मैं आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अध्यक्ष पद का फैसला 2 दिन में होगा, यानी कि राजस्थान के लीडरशिप का इशू ओपन है। तो ये आप मत समझिए कि ये अपने आप उन्होंने कुछ तय किया है। जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसके लिए स्वयं अशोक जी ने यहाँ आकर माफ़ी मांगी और अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से अलग कर लिया है। अब क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, वो 2 दिन में फैसला होगा। तो आप ऐसे डोंट जंप टू कंक्लूजन। और एक तो मैं राजस्थान की घटनाओं में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। जो चीज़ आप देख रही थी टीवी पे, आप पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, वही मैं भी देख रहा था। तो लेकिन हम दिल्ली की बातों की बात करें, मैं समझता हूँ कि आपको
मानना पड़ेगा कि 22 साल के बाद अगर कोई कांग्रेस पार्टी में कोई घटना घट रही है तो उसको आप ऐसे मत टालिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। एक बहुत ही मेरा अहम घटना मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी पार्टी है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं पब्लिक की तरफ से सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अल्टीमेटली सत्ता में आने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरती हैं, चुनाव से गुजरती हैं, और इलेक्शन में पब्लिक का ट्रस्ट जीतना उनके लिए जरूरी होता है। इसलिए मैं जो सवाल लोगों के दिमाग में है मैं वो उठा रही हूं। तो मैं ये भी सवाल उठाना चाहती हूं कि खड़गे जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, नाउ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी चुनाव की या भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी केरल कर्नाटक से, तो यानी कि आप महाराष्ट्र से आते हैं तो पश्चिम भारत में कोई नहीं आपको मिलता, आपको नॉर्थ उत्तर भारत में कोई नहीं मिलता, आपको ईस्ट भारत में जो कुछ हो रहा है वो बस सिर्फ साउथ का। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से कोई उम्मीद नहीं है, जो कुछ भी है वो अब केरला कर्नाटका के बीच में ही बचा हुआ है? देखिए नाविका जी, ये चुनाव हो रहा है, चुनाव में कोई भी प्रत्याशी बन सकता है, नॉर्थ का बन सकता है, साउथ का बन सकता है, उत्तर का, दक्षिण का। आप ये क्यों कह रही है कि कोई किसी को मना कर दिया कि कोई पूर्व का ना बने या उत्तर का ना बने? देखो, आदमी अपनी जज करता है कि मेरी इलेक्टेबिलिटी कितनी है। क्या दिग्विजय सिंह जी साउथ से हैं? क्या अशोक गहलोत जी साउथ से हैं? क्या मुकुल वासनिक महाराष्ट्र से नहीं है? तो ये ऐसे क्या ना, वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे। शशि थरूर भी साउथ में हैं, लेकिन वो उनको किसी ने बिठाया नहीं ना। उन्होंने अपने आप सोच के कि भाई कांग्रेस पार्टी के हित में सबसे अच्छा क्या रहेगा, क्या मेरी उम्मीदवारी सही रहेगी या किसी और की उम्मीदवारी सही रहेगी, वो सोच के अपने साथियों के साथ चर्चा कर कर उन्होंने ये फैसला किया है। किसी ने बाध्य तो नहीं किया कि आप हटाइए, किसी ने मना तो नहीं किया, हाथ तो नहीं पकड़ा था कि नहीं आप नहीं पर्चा भरेंगे। पर खड़गे साहब गए तो थे दिग्विजय सिंह के घर, अंदर क्या बात हुई किसे क्या पता? कोई मैसेज होगा हाईकमांड से? देखिए दिग्विजय सिंह जी खड़गे जी से मिले थे, खड़गे जी दिग्विजय से मिले थे। जब भी कोई प्रत्याशी बनना चाहता है तो वो फोन करता है, वो जाके मिलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमेशा रहता है। लोगों तो मतलब का कहना है। आपकी आपत्ति है कि खड़गे साहब दिग्विजय सिंह से क्यों मिले? नहीं, किसी का कहना ऐसे नहीं है। जब चुनाव होता है तो आप अपने साथियों की सलाह मशवरा करते हैं, फोन करते हैं। आज सुबह मैं टहलने बाहर गया था, तब खड़गे के कई सारे फोन आए कि भाई उन्होंने गुजारिश की कि मैं प्रत्याशी बन रहा हूं, आपका समर्थन चाहता हूं, आप आइए हमारा नामांकन भरिए। सबको उन्होंने फ़ोन किया। हमने वहाँ पे 2 उम्मीदवार सामने थे, हमने खड़गे जी को समर्थन दिया। मैं स्वयं खड़गे जी के साथ मैंने बहुत सालों तक काम किया है। जब मैं कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी था, खड़गे जी एमएलए थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय हमने साथ में एक चुनाव लड़ा है। बाद में खड़गे जी महाराष्ट्र के प्रत्याशी बने और मैं महाराष्ट्र में एमएलए था, उस समय हमने साथ में काम किया। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी एबिलिटी जानता हूं, उनकी कार्यशैली जानता हूं। मैं समझता हूं कि अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, तभी वो लगातार 7 बार विधानसभा का चुनाव जीते, लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते। उनमें कुछ तो बात होगी जो इतनी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स वो चुनाव जीतते जा रहे हैं। वो दूसरों को भी चुनाव जिता सकते हैं, उनको मौका तो दीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी, लोग ये भी कहते हैं कि खड़गे जी शायद गांधी परिवार के रबर स्टैंप होंगे, ये लोगों में परसेप्शन है। और दूसरी बात, उनका जो नेशनल हेरल्ड में क्लोज इन्वॉल्वमेंट है, शायद इसलिए ज़्यादा फेवर्ड कैंडिडेट थे गांधी परिवार से। इस सवाल का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता जिसका कोई सबूत ना हो। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के वो एक आला नेता है, अहम नेता है, दिल्ली में राज्यसभा के हमारे विपक्ष नेता है। वो डेली सोनिया जी के साथ मिलकर, राहुल जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये बात, ये तो तर्क है बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, उनमें हम तो उनका हाथ नहीं रोक सकते। तो जिनको जो करना है करिए, लेकिन मैं यही बात फिर से दोहराना चाहूँगा
कि 22 साल के बाद कांग्रेस में एक जनतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस में एक चुनाव हो रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारी इलेक्शन अथॉरिटी है और हर एक राज्य में वोट डलेंगे और उसके बाद में एक कांग्रेस में मजबूती आएगी जो कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था से आती है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो विपक्ष नहीं, आपने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कितने फ्री एंड फेयर थे? क्योंकि जो मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, जो इलेक्शन के सो कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो सब कुछ रिपोर्ट दे रहे थे सोनिया गांधी जी को कि किसने पर्चे लिए, कितने लिए, पवन बंसल ने 2 लिए, किसके लिए लिए, ये सब कुछ तो तय हो रहा था। तो ये कितने फ्री और फेयर इलेक्शन थे पृथ्वीराज चौहान जी? नहीं, ये देखिए, ये किसने कितने पर्चे लिए, तो ये तो आप लोग दे रहे थे। ये कोई मधुसूदन मिस्त्री तो टीवी के सामने बैठ के कोई कमेंट्री नहीं दे रहे थे, वो मीडिया से कमेंट्री मिल रही थी, मीडिया से हमको खबर मिल रही थी किसने कितने पर्चे लिए, कौन नॉमिनेशन भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है। आप दिग्विजय सिंह को दिन भर से टीवी पे दिखा रहे थे, मुकुल जी को दिखाया आपने, अशोक जी को दिखाया, तो मीडिया के माध्यम से हमको खबर मिल रही थी। तो अगर ये आप अगर निर्णय ले लें, अगर तय कर ले कि नहीं कांग्रेस के चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है या मधुसूदन मिस्त्री फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कराएंगे, तो उन पे अन्याय होगा। ये मैं पूछना चाहती हूं कि 22 साल पहले आपने कहा था एक चुनाव हुआ था, उसमें सोनिया गांधी को 98% वोट मिले थे। क्या ये एक्शन रीप्ले है इस बार के चुनाव का कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 98 या 99% वोट मिल जाएंगे, ये तय है? देखिए, चुनाव हो जाने दीजिए, अब लोग फ्री है किसको वोट डालेंगे, कौन पार्टी के हित में काम करेगा, कौन ज़्यादा अनुभवी है, कौन नहीं है। और ये आप क्यों सोचते हैं कि शशि थरूर जी को कोई समर्थन नहीं मिलेगा? चुनाव के नतीजे आने दीजिए, देखें। इसीलिए कह रही हूं क्योंकि G23 जो था, G23 में आप भी थे, शशि थरूर भी थे। अब आप तो खड़े होकर नामांकन भरवा रहे थे खड़गे जी का, तो शशि थरूर को वोट कौन देगा? नहीं, देखिए, G23 ये तो आप लोगों ने घड़े नाम दिया हुआ है। हमने कुछ लोगों ने मिलकर कांग्रेस अध्यक्षा से संवाद प्रस्तापित करने की बात की थी, हमने बातचीत की हुई थी, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये लेटर पता नहीं कैसे लीक हो गया, किसने किया, उसके बाद आपने नाम दिया, मीडिया के लोगों ने दिया कि भाई 23 लोग थे तो ये ग्रुप ऑफ 23 हो गया, और उसके बाद हो गए। शशि थरूर जी हमसे मिले थे, लेकिन अंतिम तौर पे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो अंतिम प्रक्रिया होती है कि भाई आपका मुझे समर्थन चाहिए, आप हमारे साथ आइए, ये दुर्भाग्य से नहीं हो सकी। अगर वो करते तो क्या हम उनका समर्थन करते, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई G23 वगैरह कुछ था नहीं। हम कांग्रेस के हित में कुछ बातें कर रहे थे। हमने एक ही पत्र लिखा था और उसके बाद एक हमारे सोनिया जी से एक बैठक हुई थी। उन 2 घटनाओं के 2 साल में सिर्फ ये 2 घटनाएं हुई थी, जिसके आप कहे कि कोई हम अलग पार्टी बन गए हैं या हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना नाम दर्ज कराया है, हमने लेटर हेड छापे, हमने रजिस्टर ऑफिस दिया, ऐसा कोई बात नहीं थी। ये सब मीडिया का क्रिएशन था। पृथ्वीराज चौहान जी, ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सब कुछ मीडिया ही कर रही है। कितने लोगों ने पर्चे लिए ये भी मीडिया बताती है, मारपीट नहीं हुई ये भी मीडिया बताती है। आप खुद देख रही थी G23 नाम पर तमाम G23 के लोगों ने ही उसको G23 कहा है, कई साउंड बाइट्स में कहा है, कई इंटरव्यूज में कहा है, यहां तक कि आपके जो कल तक के चीफ होते थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी कहा है। वो तो पार्टी छोड़कर चले गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप दिखाना चाहते हैं, दुनिया को कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या सब कुछ सच में ठीक है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो 24 साल के बाद घटना घट रही है, वो क्या उसके बारे में कुछ ना कहें हम, ये कोई सामान्य घटना है? क्या ये हम चाहते थे? सोनिया जी चाहती तो नहीं बहुत इलेक्शन में, क्योंकि अध्यक्षा थी, उन पर पूरे अधिकार है। उन्होंने चुनाव करवाए हैं, चुनाव हो रहे हैं, इसको आप कुछ भी अहमियत नहीं दे रही हैं। मेरा मानना है कि एक बार जनतांत्रिक तरीके से चलने तो दीजिए। आप अभी से इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है?
कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो देश मजबूत होगा उससे। ऑपोजिशन तो जरूर मजबूत होगी, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। क्या ये टोटल नो कॉन्फिडेंस है इन द यंगर लीडरशिप? यानी कि किसी हालत में आप राहुल गांधी को नहीं चाहते थे, इसलिए खड़गे जी भी आपके लिए ठीक है। किसी हालत में आप सचिन पायलट को बागडोर नहीं देना चाहते थे राजस्थान के लिए, तो वहां स्टेटस को ठीक है। आपत्ति है इसमें नाविका जी, मुझे बिल्कुल आपत्ति है। कम से कम मेरे मुंह में ये शब्द मत डालिए। हमारे किसी को विरोध नहीं था, और लीस्ट ऑफ ऑल राहुल जी को। मैंने तो पब्लिकली कहा था कि अगर चुनाव घोषित हुए हैं, राहुल जी अगर खुद पर्चा भरना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप पर्चा भरते हो तो जिम्मेदारी भी लेते हो कि हाँ, अगर मैं जीता तो मैं पूरा समय कांग्रेस को दूंगा, मैं फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा। तो ये आप लोगों की घटी हुई बात है कि ये कोई सारा ग्रुप था, ये लेटर था, वो राहुल गांधी के खिलाफ था या सोनिया गांधी के खिलाफ था। ये बिल्कुल गलत बात है। हम सिर्फ दो बातें चाहते थे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि फुल टाइम प्रेसिडेंट और इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इसमें कहां से बात आई कि हम किसी के खिलाफ है या किसी को नहीं चाहते? ये तो मीडिया जो चाहता है कि किस तरह से नैरेटिव तैयार किए, तो हम उस पर थोड़ी जाएंगे आपके नैरेटिव पे। हमारी बात सुनिए ना आप। तो चौहान साहब, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है सचमुच सीनियरिटी जरूर है मल्लिकार्जुन खड़गे के, पर ये भी सोचिए 80 साल के हैं, क्या उनके आने से पार्टी काडर और पार्टी की लीडरशिप ये बदलेगी, इन्विगरेट होगी, इसमें नई ऊर्जा आएगी? क्या ये संभव है? देखिए, चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो पर्चा भरेगा उसी को वोट डलेंगे, उस पड़ेंगे। अब कई लोग विचार कर रहे थे, उन्होंने वो नहीं आगे आए। अगर हो सकता था मुकुल जी सामने आते तो मेरे राज्य से आते हैं, वो हमारे फेवरेट कैंडिडेट बनते। अगर अशोक जी होते तो जरूर हम उनका समर्थन करते। लेकिन ये उन्हें पूछिए कि उन्होंने क्यों नहीं अपना पर्चा भरा। क्या किसी ने उनका हाथ रोका था, हाथ पकड़ा था कि नहीं भरिए, उनको मना किया था? जो हमारे सामने जो चॉइस है, जो हमारे विकल्प है, उसी के ऊपर वोट पड़ेंगे, और व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल एट द मोमेंट विल डिसाइड। पर चौहान साहब, किसी ने हाथ पकड़ा था कि नहीं, ये तो पहले से तय था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार के अंगूठे के नीचे रहेगा। शायद इसलिए अशोक गहलोत अपनी इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाहते थे। वो पहले से ही कह रहे थे कि मुझे दोनों पद रखने दीजिए। दोनों पद रखना तो संभव नहीं था। कम से कम हम तो उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमारी मूल बात फुल टाइम प्रेसिडेंट की थी। अब चीफ मिनिस्टर का कोई पद मैंने भी चीफ मिनिस्टर पद पे काम किया है, क्या पार्ट टाइम पद है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष का पद आप जयपुर में बैठ के चलाएंगे? वो तो संभव ही नहीं था। या आप लोगों की अटकल है कि उनको दोनों पद पे बना रहना चाहिए था? वो ये बातें नहीं थी। उन्होंने जो भी बातें अपनी कही थी हाईकमांड से या कांग्रेस अध्यक्ष से, वो अपनी जगह थी। उनका एक चॉइस था कि वहाँ पे अगर मैं दिल्ली आया तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उन्होंने उसकी बात की थी। उनको इतना अधिकार नहीं है क्या? राज्य के मुख्यमंत्री है। बस सचिन पायलट नहीं चाहिए, बात बॉटम लाइन की यही थी। देखिए, अब ये मैं नहीं जानता कि क्या हुई बात, क्यों नहीं चाहते थे या चाहते थे, या हो सकता था कि सचिन पायलट का चुनाव होता। बैठे हुए थे, तस्वीरें चौहान साहब आपके साथ बैठे हुए थे, सारे तमाम सीनियर नेता आज एक कमरे में बैठे थे, अंबिका सोनी जी, मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी। आपने पूछा नहीं भाई ये क्या हुआ राजस्थान में? आप लोग आपस में बात नहीं करते? भाई हमारी बातचीत तो हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने क्या बताऊंगा मैं कि जो बातचीत हुई, उनको क्या उनका कहना था, उन्होंने सोनिया जी से क्या बात की, या उन दोनों के बीच में है। देखिए, आप फिर से राजस्थान की तरफ जा रही है। हमारा चुनाव बात होनी चाहिए, हमारी बात कीजिए, आप दिल्ली के चुनाव की कीजिए। और आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी में अपने संविधान के अनुसार आज चुनाव हो रहे हैं 22 साल के बाद। कुछ कारणवश नहीं हो सके थे, उसमें से 10 साल हम सत्ता में रहे थे। उस समय सोनिया जी फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट का काम कर रही थी, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। परिस्थिति का बदलाव जब आया, जब उन्होंने निवृत्ति का फैसला लिया, जब रिटायर होने का फैसला लिया, उसके बाद राहुल जी आए, उन्होंने
ऑल ऑफ ए सडन एकदम इस्तीफा दिया, तब से ये परिस्थिति बनी है जो आज मैं समझता हूँ कि उसमें चुनाव के चलते आज एक फुल टाइम व्यवस्था प्रस्तापित हो जाएगी। मैं एक बहुत संजीदा सवाल आपसे, सीरियस क्वेश्चन आपसे चौहान साहब पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा ना गुजरात जा रही है, ना राजस्थान जा रही है, ना ये हिमाचल जा रही है जहां चुनाव आने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप चुनाव की प्रक्रिया से वाकिफ हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या बिना चुनावी मैदान में आए सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक राजनीतिक दल चल सकता है? क्या चुनाव के बीच में उसमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष होदा, कांग्रेस पार्टी फुल टाइम तरीके से चलेगी, वहाँ पे चुनावी मीटिंग्स होंगी, प्रचार होगा, सब कुछ होगा। अब राहुल गांधी किस तरह से अपने आप का प्रयत्न करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, उन पे छोड़िए ना। अब वो भारत यात्रा करने चाहते, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे, शायद वो कल पूर्व की से पश्चिम तक जाएंगे, वो करने दीजिए। वो अपने तरीके से वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को लोगों से जोड़ रहे हैं, तो ठीक है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? वो कर रहे हैं, पार्टी अपना काम करती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव में हम प्रचार करते रहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, चुनाव समितियां होती है, इलेक्शन कमिटीज़ होती हैं, हमारे प्रभारी जाते हैं, वो सब कुछ होती है, वो तो होता रहेगा। और जब प्रचार करने का समय आएगा, अवश्य सब कांग्रेस के नेतागण उन राज्यों में प्रचार करेंगे जहां उनकी कुछ अहमियत है। प्रचार होगा। मैं राहुल गांधी पे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ कि एक हेट प्रीचर के साथ भारत जोड़ो हो सकता है क्या? हेट प्रीचर जो राजिल माकुट्टी हैं, जिन्होंने काउ स्लॉटर जो है उसका साथ दिया था केरला में, क्या ऐसे लोगों के साथ अगर राहुल गांधी जी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं तो क्या ये माना जाए देश भर में कि शायद हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है या हिंदू सेंसिटिविटीज की भी जरूरत नहीं है? देखिए, आप अपने निष्कर्ष लगा रही है, उनको कृपया हम पे मत थोपिए। राहुल जी देश की जनता को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, क्या देश का नागरिक नहीं है? क्या उसको हम मना कर दें कि भाई आप इन लोगों के लिए कोई प्रवेश नहीं है यात्रा में? वो सभी को जोड़ना चाहते हैं, और हमारी मान्यता ये है कि भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। उनके कुछ अलग विचार हो सकते हैं, वो हमारे साथ है, तो यह नहीं कि कांग्रेस ने उनके विचारों को एंडोर्स कर दिया। आप चाहे जितना मर्जी इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करिए, देखिए साफ बात है कि भाजपा इस यात्रा से सहम गई है और एक अच्छा प्रयास हो रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा कोई प्रयास कर रहा है कि जो लोगों के पास जाके उनकी समस्याएं सुन रहा है, उनसे मिल रहा है, उनसे जुड़ रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति आपको है? ये तो एक कांग्रेस का प्रयास है, जो अनोखा प्रयास है। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, आगे के चुनाव बताएंगे। कांग्रेस के वोट परसेंटेज में उसका कितना परिवर्तन, मीडिया को इससे कोई सरोकार नहीं है या हम किसी को रोक नहीं रहे। मेरा सिर्फ आपसे पूछना है कि अंग्रेजी की कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो इफ बर्ड्स ऑफ दिस फेदर फ्लॉक टुगेदर वेयर दे कैरी एंटी हिंदू सेंटिमेंट, आर यू नॉट हर्टिंग वन कम्युनिटी व्हिच इज आल्सो अ कम्युनिटी? लोगों में देखिए, लाखों लोगों में अगर कोई एक आधा व्यक्ति आता है, अब कोई एक आधा आरएसएस का आदमी आता है, तो क्या हम उसको मना कर देंगे मत आओ करके? आरएसएस को तो आप बैन करना चाहते हैं। इससे कैसे निष्कर्ष निकाल सकते किसी एक आदमी को आइसोलेट करने? निष्कर्ष इसलिए निकालते क्योंकि आरएसएस को तो आप बैन करवाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा है, आरएसएस का कोई आदमी अगर यात्रा में जुड़ना चाहता है, उसको मना थोड़ी करेंगे चलो निकल जाओ यहां से। अब कोई भी आ सकता है। पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं, जो देश के सभी नागरिक उनको जोड़ना चाहते हैं। आप क्यों अलग करें कि इसको नागरिक को अलग करें? आपके विचार शायद उन विचारों से आप सहमत नहीं हो सकती। क्या उस नागरिक को अधिकार नहीं है अपने विचार रखने का? तो पीएफआई का बैन हो तो आरएसएस का भी होना चाहिए। आप इस विचारधारा जो कांग्रेस में है इससे सहमत है? पीएफआई और आरएसएस एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन? कांग्रेस ने कोई ऐसा
ऐसा कोई बयान कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली दिया है क्या आपके? सुरजेवाला साहब ने कहा है, मैं पढ़ के सुना देती हूं. I can read it out to you. The belated action on PFI ban is a step in the right direction after prolonged vacillation. When will the BJP government now act against the other side of the same coin? Organizations close to BJP RSS. No, organization close to RSS, which are terrorist organization, is what he has said, who have been involved in terror activities. Any outfit which supports terror, we cannot accept that. But you think Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad, all these organizations which are said... I'm not getting into it. I'm not getting into it. You know which organizations have been involved, of any community, any religion, who have been involved. Action is being taken. Maybe it should be taken firmly, irrespective of the religion that they belong to. But any terrorist activity by anybody should be dealt with the rule of law, the law, prevailing law of the country. You can't be 6 different individuals at once. So we present the Faber 6-way chimney with 6-way suction and auto clean. Faber 6-way chimney. It is a fix for 6. Mr. Chavan, have the recent exits जो कुछ लीडर छोड़ के गए हैं कुछ हाल ही के दिनों में, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हों, चाहे वो हार्दिक पटेल हों, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे वो जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह हों, क्या कांग्रेस इससे वीक हुई है? क्या इससे कांग्रेस की जो छवि है वो खराब हुई है? नहीं, छवि की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन उन लोगों को कुछ पद मिले हैं जो उन्होंने नाम लिए हैं, उनमें से कईयों को कुछ मंत्री बनाया गया भाजपा में, कुछ भाजपा में नहीं गए हैं, वो सिर्फ कांग्रेस छोड़ के गए हैं. तो ये अपना निजी फैसला है. अगर कोई पद के लिए पार्टी छोड़ता है तो उसका किसका हाथ पकड़ सकते हैं. लेकिन अब कुछ विचारों से कुछ कारण कोई अलग होना चाहता है तो उसकी अलग बात है. लेकिन जब भी कोई छोड़ के जाता है तो पार्टी तो कमज़ोर होती है. लेकिन इसको या शायद गलती हुई होगी उनको रोकने में. अभी कुछ दिन पहले गोवा के कुछ विधायक भाजपा में चले गए, उनको रोका जा सकता था, ऐसे मेरा मानना है. लेकिन अब उनको अगर कुछ अच्छी वहाँ से सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ मिलने वाला हो और उस पद के लिए जा रहे तो मैं उनको तो कोई क्या कह सकता है उसके बारे में. लेकिन उन्होंने तो बाकायदा प्रण लिया था कि पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के लिए लड़ेंगे. वो सारे लीडर जो गए थे, दिगंबर कामत समेत. तो यानी कि इतनी मायूसी है कांग्रेस के अंदर इस वक्त कि प्रण लेने के बाद भी लोग निकल जाते हैं. तो इसीलिए चुनावी प्रक्रिया से एक ये जो घटनाएं घटी थी शायद नहीं घटनी चाहिए थी. लेकिन अब मैं समझता हूं कि कोई पूरा समय से अगर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो ये बातें नहीं होंगी. अब आप सचमुच समझते हैं, दिल से समझते हैं कि खड़गे जी के आने से ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी और कांग्रेस एक फलता फूलता राजनीतिक दल ऑपोजिशन में खड़ा हो जाएगा 2024 के लिए मोदी जगरनॉट के सामने? देखिए, हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि कांग्रेस शुड बी लेड बाय फुल टाइम president, which has been accepted. Full-time president is better than not having a full-time president. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. अब उनको कितनी सफलता मिलेगी, क्या सिर्फ एक व्यक्ति के कारण सारा माहौल बदल जाएगा? लेकिन मदद जरूर होगी चुनाव मजबूती से लड़ने में, ये हम मानते हैं. और अंततोगत्वा देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता के सामने महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी सीमा पे क्या घट रहा है. अब सरकार के पास सेना को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप अग्निपथ जैसी योजनाएं चला रहे हैं. रुपए की वैल्यू की बात आप करें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोज़ नेगेटिव न्यूज़ हम कितनी सुनेंगे. अब सरकार का क्या इकोनॉमी पे नियंत्रण बचा है, इसकी भी चर्चा आप कर लें. तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का होना, एक मजबूत विपक्ष के रूप में होना,
बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। हम समझते हैं कि 2024 में अगर हम मोदी जी को नहीं हरा सकते तो शायद देश में आगे लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। और ये भूमिका मोदी जी को रोकने की भूमिका कांग्रेस पार्टी को ही करनी पड़ेगी। एक व्यापक विपक्ष का गठबंधन बनाना पड़ेगा और उस गठबंधन को लेके जो हमारा वोटों का बंटवारा होता है, आज भी अगर आप देखें तो बीजेपी को 31 से लेकर 35-36% वोट मिले हैं, यानी कि 60-65% लोग अभी भी मोदी जी को हराने में वोटिंग कर रहे हैं। बस उनके वोट बिखर जाते हैं। अगर कोई आके उन वोटों को समेट ले और एक बीजेपी के प्रत्याशी के सामने एक विपक्ष का प्रत्याशी खड़ा करे तो नतीजा कुछ अलग होगा, आपके सामने होगा नतीजा अलग सा। हाँ, वो बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस को जिसे अभी भी 19% वोटों का समर्थन है, उसको ये पहल करनी पड़ेगी कि देश के पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके ट्राई टू फील्ड वन कैंडिडेट अगेंस्ट वन कैंडिडेट ऑफ बीजेपी। बट इज दैट पॉसिबल पृथ्वीराज चौहान साहब? कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी नहीं खड़ी होने चाहती, केसीआर नहीं खड़ा होना चाहते, तमाम लोग समझते हैं कि कांग्रेस इज ऑन अ लूजिंग विकेट और जो आपके साथ अलायंस करता है उसकी अपनी नैया डूब जाती है, उसके अपने वोट शेयर कम हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है क्या? देखिए, अगर स्वीकार करना है या नहीं करना वो ममता जी डिसाइड करेंगी, केसीआर डिसाइड करेंगे और लोग करेंगे। कोशिश करना तो हमारी नाती जिम्मेदारी है, हम कोशिश जरूर करेंगे। अगर कुछ बीजेपी कुछ लोगों को अपनी बी टीम बना के इस गठबंधन को अगर व्यवहारिकता ना दे सके तो अलग बात है, लेकिन देश की जनता देख रही है। मैं मानता हूं कि अगर हम एक हमारा कांग्रेस का इलेक्टेड लीडर अगर आह्वान करता है, एक कॉल देता है कि चलिए आप सब लोग हम इकट्ठे करें। अभी नीतीश जी ने कुछ कोशिश की थी, अब ठीक है, उसमें ये देखिए इस तरह की कोशिश पहले हो चुकी है। 77 में जयप्रकाश नारायण जी ने ये कोशिश की थी, इंदिरा जी को हराया था, प्रधानमंत्री थी वो। हाँ, एक ही बात थी, जब आप चेहरे की बात करते हैं, मोदी जी के सामने कौन चेहरा होगा, तब ये फिर टूट जाती है, बिखर जाती है बात। तो मैं समझता हूं कि 77 जैसे हमें चेहरे के बिना ये गठबंधन करना पड़ेगा। और जब भाजपा की हार होगी तो जीते हुए लोग बैठ के अपना तय कर लेंगे, जो 77 में इस देश में हुआ है, देश में देखा है, ये संभव है। लेकिन ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी कांग्रेस को ही निभानी पड़ेगी। यानी कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट का फेस नहीं होंगे, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? देखिए, अगर सारे विपक्ष मानते हैं कि एक व्यक्ति को एक फेस को बनाए तो क्यों नहीं, लेकिन अगर उसकी वजह से अगर ये गठबंधन नहीं हो सकता तो मैं समझता हूं गठबंधन करना और मोदी को हराना ज्यादा जरूरी है। पर will that be acceptable to the Congress? Congress has not gone ahead. प्रशांत किशोर जाकर मिले थे टॉप कांग्रेस लीडरशिप से, 2019 में ये हुआ था। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक बना था अलायंस। काम कहीं नहीं हुआ क्योंकि हमेशा ये शर्त रही है कि राहुल गांधी फेस होंगे, बाकी सब जूनियर पार्टनर्स, जिसके लिए शायद ऑपोजिशन तैयार नहीं है। तो क्या अब कांग्रेस तैयार है इस बात के लिए कि राहुल गांधी को पीछे खींचा जाए और पहले एक ऑपोजिशन अलायंस बनाई जाए? देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर मोदी जी को हराने के लिए, भाजपा का हराने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है तो उसका अवश्य विचार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो 77 में जो घटना घटी थी उस समय हम कहते हैं, अब ये क्यों कहते हैं कि शायद राहुल जी को कोई स्वीकार ना करें? कोशिश तो करते हैं, कौन फेस उभर के आता है, और अगर ना भी उभर के आए तो चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अभी बहुत दूर की हम सोच रहे हैं। पहले मेरे सामने मोदी जी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए हम सबको अपने वोटों का बंटवारा टालना पड़ेगा। ये एक सादा सा सिंपल सा सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें कोई इसमें मतभेद की कोई बात नहीं है। क्या हो सकेगा कि नहीं वो हम समय बताएगा। So the grand old party, which is over 125 years old, cannot take on Narendra Modi alone. That's clear.
But that has been shown in two elections. It's a fact that they're very cleverly using Hindutva, very cleverly using Balakot-like events and all sort of things. But the important thing is not to defeat the evil forces, divisive forces of the BJP. That is prime priority right now. So, अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं. शशि थरूर ने तो अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें इंडिया का मैप भी गलत लगा दिया. अब जम्मू कश्मीर का जो पीओके का पोर्शन है वो देना चाहते हैं. ये किस तरह की सीरियसनेस है आपके अपने कैंडिडेट्स के कि उनको करेक्शन करना पड़ता है और एक दोबारा मैनिफेस्टो देना पड़ता है? गलती अगर हो गई होगी तो करेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं कि जो उनके कैंपेन के बारे में कोई टिप्पणी करूं. नहीं, पर दर्शाता है कुछ लेवल तक थोड़ी सीरियसनेस कांग्रेस पार्टी की. नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा. एक प्रक्रिया की बात हो रही है, हमारी प्रक्रिया हो रही है. 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं. अभी तक तो है, 8 तारीख को कोई अगर नामांकन वापस लेगा तो कुछ कह नहीं सकते. उसके बाद तय होगा कि चुनाव वोट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे. तो लेकिन हम अभी उस समय तक, उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं. अभी तो सिर्फ नामांकन भरने का समय बीत गया है. 8 तारीख को शायद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है. उसके बाद पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि चुनाव किन 2 व्यक्तियों के बीच में होगा या नहीं होगा. अगर कोई अपना नाम वापस ले ले तो शायद बिना चुनाव के ही अध्यक्ष चुना जाएगा. लेकिन ये इलेक्शन कहा जाएगा, उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने नहीं है, किसने अपना नाम वापस लिया, वो तो हर एक चुनाव में होता रहता है. लेकिन इस प्रक्रिया में चुनाव अभी तक जो दिख रहा है कि चुनाव होगा. शशि जी ने अपना मैनिफेस्टो भी प्रकाशित किया है, वो पूरे देश पर जाके अपना प्रचार भी करेंगे और कांग्रेस अध्यक्षता के चुनाव क्यों सम्मिलित हुए हैं उसका अपना तर्क भी सामने पेश करेंगे. हो सकता है कि उनको बहुत अच्छे वोट मिले. पृथ्वीराज चौहान जी, 2018 से 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज रहे हैं. 2 सरकारें हैं आपकी, एक राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में, और दोनों जगह लीडरशिप की जद्दोजहद चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रहा है. एक तरफ भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, और सब कुछ पब्लिक डोमेन में है. प्लीज मीडिया को मत कहिएगा कि ये मीडिया की इमेजिनेशन है. ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में झगड़े सबने देखे हैं, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की. मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये झगड़े पहले नहीं रिजॉल्व होने चाहिए थे, और क्या देयर इज अ लैक ऑफ विल एंड लैक ऑफ लीडरशिप इवन अप अंटिल दिस पॉइंट, जिसकी वजह से कांग्रेस खासा खामियाजा भुगत रही है? देखिए, अब खड़गे जी अगर चुनाव जीते हैं, अगर शशि थरूर जी चुनाव जीते हैं, तो वो अध्यक्ष पद पर जब कुर्सी पर बैठेंगे तो ये सब चीज़ों को वो सुलझाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है कि कुछ चीज़ें सुलझाने में देरी हुई हो या समय रहते ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए गए हो, लेकिन इसीलिए तो चुनाव हो रहे हैं. सो ओल्ड गार्ड विंस, न्यू गार्ड आउट ऑफ द स्टेडियम. ऐसे कुछ नहीं. देखिए, हमेशा आप लोग ही चलाते थे कि कांग्रेस पार्टी में यंग वर्सेस ओल्ड का एक द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है. तो ये तो मीडिया के कन्वीनियंस से बातें चलती है. हमारे यहाँ सीनियर लीडर्स भी है, जूनियर लीडर्स भी है. अब किसको क्या जिम्मा दिया जाता है, कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, वो बात ठीक है. तो ये तो अब ठीक है, आप शुरू कर देंगे कि ओल्ड गार्ड विंस और यंग गार्ड इज डिमोलिश्ड और डिमोटेड. ये तो आपकी बातें, आप कहते रहिए. तो ये आई एम वेरी हैप्पी. ये जो खड़गे साहब के नीचे जो कुछ बनेगा, ये 10 जनपद पे बनेगा या खड़गे जी की खुद की चॉइस होगी? असल इलेक्शन का असर तो वहां दिखेगा. अब ये पूरी 5 साल का उनके 5 साल के कार्यकाल का पूरा आज से ही पूरा ब्यौरा मांगती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा. गिव हिम टाइम.
वो पहली बार अध्यक्ष बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पहले कभी नहीं बने थे वो, अब उनको बनने दीजिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस कोई और व्यक्ति जीवित नहीं है जो पहले कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा हो। केसरी जी भी नहीं है, नरसिम्हा राव जी भी नहीं है, सिर्फ सोनिया जी हमारे पास है। तो देखिए खड़गे जी अगर जीतते हैं, अभी मैं नहीं कहूँगा कि जीतेंगे कि नहीं, हमने उनको समर्थन अवश्य दिया है, लेकिन आखिरकार चुनाव है। देश के सब 9,000 कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमारे प्रदेश डेलीगेट्स है वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, वो वोटिंग करेंगे, और जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा कांग्रेस के हित में काम करेगा, कांग्रेस का मजबूत बनेगा, वही उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी को शायद विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में ये इस तरह से स्मूथली चुनाव कैसे हो रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक पूरे देश भर के कांग्रेस ये चुनाव हो रहा है, जनतांत्रिक तरीके से हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू बी वाइब्रेंट अगेन। ये बात बहुत अच्छी बात हमारे लिए है। विपक्ष को अच्छी लगे ना लगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी चौहान साहब, आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको उम्मीद है यहाँ जो एक चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसी हुई है उससे अब बाहर निकल पाएगी? आपको भरोसा है या अब भी संदेह है कि ये फुल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है या नहीं? देखिए किसी भी देश में जनतांत्रिक तरीके से चुनाव होना, अब जो इंग्लैंड की बरतानिया की बात अब करें, वहाँ भी प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों ने जनतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री को हटाया और एक आश्चर्यजनक तरीके से 10 लोगों में से एक उन्होंने व्यक्ति का चुनाव किया प्रधानमंत्री के पर। ये तरीका है क्या? जो नई प्रधानमंत्री बनी है क्या ये सफल रहेंगी या इंग्लैंड में और भी ज़्यादा आर्थिक संकट आएगा, ये समय बताएगा। लेकिन जनतांत्रिक प्रक्रिया अपने आप पे महत्वपूर्ण है, जो 22 साल के बाद हो रही है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, आप बार बार पूछ रही कि दिल पे हाथ रखे कहिए, जैसे कि आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई वी कैन ओनली होप दैट थिंग्स विल बी बेटर, दैट वी आर टेकिंग ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है कि कांग्रेस क्यों जनतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा रही है? अगर आपको आपत्ति है तो मैं उसके कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी उम्मीद तो रहेगी कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से बढ़े। जनतांत्रिक तरीका एक मजबूती का एक प्रथम कंडीशन है कि जनतांत्रिक तरीके से, इसी हमारा देश जनतांत्रिक तरीके से चल रहा है। शायद कल ना चले, लेकिन आज तो हम जनतांत्रिक तरीके से अपने प्रश्न सुलझाने की कोशिश करें, जो नहीं सफल हो रहे हम। अब जैसे आर्थिक परिस्थिति होगी तो उसमें समस्याएं हैं, लेकिन क्या हम जनतंत्र को फेंक देंगे कि हमको सफलता नहीं मिल रही, मोदी जी को सफलता नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं तैयार हो रहे हैं, रुपए की कीमत गिर रही नीचे? तो ये ठीक है, प्रयास है, लोगों ने मोदी जी को वोट दिए हैं, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं। वेल एज दे से उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आने वाला समय बताएगा ये कितना जनतांत्रिक चुनाव था और इस चुनाव से कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल ये समय ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। Thank you for calling me. I hope your best wishes are with the Congress Party for successful conduct of a democratic election. Absolutely, and I hope you will have more faith in the media than to blame it for everything. Thank you. Thank you, Anarika, for calling me. You can't be...